Okay guys, I need your attention. We are covering current electricity once again. This is going to be a very quick revision of everything that we did. सही है. सबसे पहली चीज़ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास जो मेजर कॉन्सेप्ट आता है वो आता है EMF का. मैं इधर लिख भी रहा हूँ EMF. EMF is the short form of electromotive force, but mind you, it has nothing to do with the force in newtons. Is that clear? यहाँ तक भी हो गया. अब EMF की जो डेफिनेशन है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं वो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो आप एक दफ़ा फिर से लिख लो ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए. मैं डिक्टेट भी करा रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ. टोटल वर्क done in moving a unit charge through the entire circuit loop and back. अब इसका कहने का क्या मतलब है ये मैंने वैसे सब लिखवा लिया है, बल्कि आप सिर्फ देखते ही जाओ. ये जो अगर मैंने डेफिनेशन लिखी है इसमें कीवर्ड है टोटल वर्क डन, दूसरा वर्ड है चार्ज, वर्क डन ओवर चार्ज. तो टेक्निकली हमारे पास आइडिया ये है कि भाई मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है. दिस इज़ अ बैटरी और मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं. दिस इज़ अ रेसिस्टर, दिस इज़ अनदर रेसिस्टर. अब द आइडिया इज़ दैट कि मेरे पास दिस इज़ द पॉजिटिव साइड, दिस इज़ द नेगेटिव साइड. हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, बट द करंट टेंड्स टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब ज़रा इधर देखो, इसके अंदर समझने की कोशिश करना. EMF कहता है कि बैटरी इस चार्ज पर इतना काम करेगी, इतना इस पर काम होगा कि इस पूरे सर्किट लूप में से घूम फिर कर वापस आ जाए. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? टोटल वर्क डन ऑन दिस चार्ज सो दैट इट गोज ऑल द वे अराउंड द सर्किट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मेजर आइडिया अबाउट द EMF. EMF नॉर्मली हम लोग बैटरीज पर रिप्रेजेंट करते हैं या पावर सोर्स पर, ठीक है, सप्लाईज पर भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब मैं लुकिंग एट दिस डेफिनेशन, हाउ अबाउट वी कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला. सो EMF मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज. लिख सकते हैं इसको. सो W स्टैंड्स फॉर द वर्क डन एंड Q स्टैंड्स फॉर द चार्ज इन, इसका चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स. और ये हमारे पास हो गया VEMF. अब एक और चीज़ है जो कि याद कर लो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. ग्रेड 9 में आपने कभी तो शायद सुना होगा कि जब भी वर्क डन होता है तो एनर्जी चेंज होते हैं. तो इधर भी अगर लिखा है कि टोटल वर्क डन हो रहा है तो इसका मतलब है कि एनर्जी चेंज हो रही होगी. इज दैट क्लियर? अब जब भी EMF की बात करेंगे तो एनर्जी चेंज जो हमारे पास होगा, दैट एनर्जी चेंज, इसको मैं एक में इधर रख रहा हूँ. एनर्जी चेंज इज फ्रॉम, कोई बताएगा कि किधर से होता है? हमारे पास होगा फ्रॉम अदर फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज दैट क्लियर? अब मैंने अदर फॉर्म्स इसलिए लिखा है कि आपको क्या पता कि ये जो सेल्स लगे हुए ये फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, यानी सोलर सेल्स हैं, या हमारे पास ये केमिकल सेल्स हैं. तो हमारे पास सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, हमारे पास केमिकल टू इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? सो मैंने इसको लिख दिया कि हमारे पास कन्वर्ट होगी अदर फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज दैट क्लियर व्हेन वी टॉक अबाउट द EMF? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द पोटेंशियल डिफरेंस, PD, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी कुछ थोड़ी सिमिलर है.
बट डोंट गेट कैरिड अवे। इसके अंदर है वर्क डन, नॉट द टोटल वर्क डन, ओनली वर्क डन इन पुशिंग अ चार्ज थ्रू a resistive element or elements, or maybe between 2 points. 2 points in a circuit loop. सही है? This is the definition of potential difference. 2 मिनट पॉज कर रहा हूं। अब ये हमारे पास ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है या कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में। तो इसको समझने के लिए आप ये देखो कि ये चार्ज इधर था, सपोज करो ये घूम फिर कर इधर पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है उसको यहाँ पर रेसिस्टेंस फील होगी। अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि मेहनत करनी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा इधर से इधर तक जाते हुए। तो इससे मतलब ये हुआ कि अगर इसी लूप की बात करें तो ज़्यादा अगर रेसिस्टेंस होगी तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, छोटी रेसिस्टेंस होगी तो कम काम करना पड़ेगा, कोई रेसिस्टेंस नहीं होगी तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, अगर मेरे पास यहाँ पे 100 ओम है और यहाँ पे 50 ओम है, तो जो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा PD1, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ PD2। द आइडिया इज दैट, सीधी सी बात है, बिकॉज दिस रेसिस्टेंस इज लार्जर देन the other resistor, so obviously more work needs to be done in pushing the charge through this resistive element. So that means कि PD1 जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। Is that clear? So this is going to be larger than this, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि PD1 greater than PD2. Is that clear? ये बात समझ में आ गई? तो फिर इधर ही आ जाते हैं वापस से। तो हमारे पास एक और भी चीज़ है, यूजिंग द सेम डेफिनेशन दैट इज प्रेजेंटेड ओवर हियर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला। VPD इज एक्चुअली इक्वल टू वंस अगेन वर्क डन ओवर चार्ज। अभी भी वही वर्क डन ओवर चार्ज है। अब वही बात है कि अगर मैंने वर्क डन बोला है तो एनर्जी चेंजेस तो अभी भी हो रहे होंगे, क्योंकि वर्क डन जब भी होता है तो फिजिक्स के अंदर एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो इधर हमारे पास जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा बता दो। जब PD की बात करते हैं तो किस फॉर्म से किस में जाता है? इधर हमारे पास रिवर्स प्रोसेस होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज होगी और वो कन्वर्ट होगी अदर फॉर्म्स के अंदर। अदर फॉर्म्स का मतलब है जैसे अगर रेसिस्टर है तो गर्म हो जाएगा, लैंप है तो लाइट और हीट में कन्वर्ट होगा, एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये भी हो गया हमारे पास। अब मैं ब्रेक ले रहा हूं। ओके गाइस, नीड योर अटेंशन। फिर इसके बाद हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम किया था वो आया था करंट इटसेल्फ। यही आया था। अब करंट के ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है कि करंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट PD और EMF। देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द करंट टू एग्जिस्ट। इज़ दैट क्लियर? अब सबसे पहली चीज़ है कि करंट की डेफिनेशन क्या है। करंट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में ही समझाया था। मैंने एक कुर्सियाँ बाहर फेंक के दिखाई थी कि चार्जेस को बाहर फेंक कर बताया था मैंने। तो अभी तो मैं दोबारा तो ये हरकत नहीं कर रहा। इधर देख लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं करंट इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या मैं सिंपली इसको इधर लिख सकता हूं करंट I
करंट हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इज इक्वल टू Q ओवर T. Q स्टैंड्स फॉर द चार्ज, T स्टैंड्स फॉर द टाइम, I स्टैंड्स फॉर द करंट. अब करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, हम लोग कर चुके हैं. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स. और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड्स. इज दैट क्लियर? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यहाँ तक भी पहुँच गए. फिर इसके बाद हमारे पास आता है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ हमें क्या कहता है? ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का सवाल आता है. तो ओम्स लॉ टेंड्स टू आस्क यू व्हाट इज डिफाइन ओम्स लॉ फॉर 2 मार्क्स. So it is very simple. Voltage is directly proportional to the current, and at किस पर? At constant temperature. At constant temperature. This is mandatory कि आप ये इस बात को mention करो. So finally we can write this law as V is directly proportional to I. जब आप इस constant और इस symbol of proportionality को हटाते हो syllabus D मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा V is equal to R. I डायरेक्टली कर रहा हूँ. This R is a constant and this R is known as resistance. And from Ohm's law हमारे पास resistance की definition मैंने आप लोगों को बताई थी कि from Ohm's law the definition of resistance is very essential. Resistance जो है, मैंने आप लोगों को कहा था प्लीज़ पेपर में ये मत लिख कर आना कि हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज या कोई रुकावट. वो हमें खुद समझने के लिए आसानी है, बट द फिजिक्स कम्युनिटी एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड द इंजीनियरिंग कम्युनिटी ओनली एक्सेप्ट्स दिस डेफिनेशन. रेसिस्टेंस इज व्हाट? रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. इज दैट क्लियर? सो मैं इसको लिख सकता हूं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर I. इज दैट क्लियर? दिस इज ओम्स लॉ. यहां तक भी बात क्लियर हो गई. फिर इसके बाद हमारे पास 1 मिनट. अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो है ग्राफ्स. नाउ द ग्राफ कैन टेल यू अ लॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर कंडक्टर और रेसिस्टेंस. ठीक है, इधर देख लो. सबसे पहली बात है, हमारे पास एक ग्राफ बनाते हैं. यार मेरे को इसमें जो है ना इसके एक्सेस को चेंज करना पड़ेगा. लेट्स जस्ट सेलेक्ट अनदर एक्सेस. इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं. अब ज़रा इधर देखो, मैं एक इधर ग्राफ बना रहा हूँ. मेरे पास ये ग्राफ एक है, एक वर्टिकल एक्सेस हो गई. नाउ दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड आई एम कीपिंग करंट ऑन दिस एक्सेस. सो I एम्पियर्स में मेजर किया और यहाँ पर है V वोल्ट्स में मेजर कर रहे हैं. यहाँ तक हो गया. अब मेरे पास सपोज करो कि एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है. ज़रा इधर देख लो, एक लाइन ऐसी बनी हुई है और मेरे पास एक और लाइन ऐसी बनी हुई है. एंड लेट्स सपोज जस्ट फॉर फन लेट्स जस्ट ऐड समथिंग एल्स एज वेल. मेरे पास यहाँ पे 3 लाइनें बनी हुई हैं. ठीक है, ये मेरे पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिस्टर्स हैं या 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, लेट दिस बी RA, RB एंड RC. मैंने नाम रख लिया. तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि हमारे पास तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं. तो इसका मतलब है इन ऑल 3 कंपोनेंट्स द ओम्स लॉ इज बीइंग ओबेड. इज दैट क्लियर? सो इन तीनों में ओम्स लॉ ओबे हो रहा है. ओम्स लॉ इज बीइंग ओबेड तीनों में. सही है. लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो ग्राफ V की तरफ ज़्यादा होता है तो उसकी रेसिस्टेंस, जोर से बोलो, और जो ग्राफ I की तरफ ज़्यादा होता है तो
रेसिस्टेंस कम होती है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसकी होगी? आरसी की सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होगी। तो क्या हम इधर लिख सकते हैं आरसी ग्रेटर देन आर बी ग्रेटर देन आर ए? ये वैसा ही हो गया है जैसे छोटे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा था। ये यहां तक हो गया, ठीक है। अब एक चीज का बहुत बहुत ख्याल रखना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली while dealing with such graphs. Listen, be careful with the axis. अभी तो चलो ठीक है कि I A और V हमारे पास इस तरीके से गिवन है, but what if the axis are flipped? Once again वही हिसाब लगाना, जो V की तरफ ज़्यादा होगा उसकी रेसिस्टेंस बोलो ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप एक और ग्राफ देखते हैं। लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ। मेरे पास इधर देखो, वंस अगेन दिस इज I in amperes, V in volts, but this time around I am faced with a situation where we are dealing with a curve. मेरे पास यहाँ पे रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगी या चेंज हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। सो इधर लिख सकते हैं R is changing. क्या ओम्स लॉ ओबे होगा? घंटा नहीं होगा इधर, सही है। तो ओम्स लॉ इधर ओबे नहीं होगा। अब मेरे पास एक और सवाल है, इधर रेसिस्टेंस बढ़ रही है या कम हो रही है? हमारे पास रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो इधर लिख लेते हैं R is increasing. Why is it increasing? Because the graph is curving towards the V side. Is that clear? अब मेरा एक और सवाल है, रियलिस्टिकली आप पेपर में जाके ये तो नहीं लिखोगे कि ग्राफ इधर टर्न हो रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट? क्या ऐसी वजह है जो हमारे पास रेसिस्टेंस चेंज हो रही है? रीजन क्या है? अरे नहीं, एक मिनट, क्या आपने ये चीज तो पढ़ी थी? शायद ये आपने कभी तो पढ़ा होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर मेरे पास अगर रेसिस्टेंस चेंज हो रही है तो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा। द रेसिस्टेंस इज चेंजिंग बिकॉज द टेम्परेचर इज चेंजिंग। इज दैट क्लियर? ये लिख लो इधर कहीं ना कहीं। सही है, हो गया। एक और चीज है, कितना टाइम रह गया? 10 मिनट है ना। मेरे को वो वाला मैं पूरा वो करा रहा हूँ जो टेस्ट में आ रहा है, सही है, तो वो खत्म हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, फिर ये भी समझ में आ गया बेटे, यही जो करा रहा हूँ वही आ रहा है, बस यही आएगा। इसमें सवाल बन सकते हैं। हाँ, वो भी करा रहा हूँ ना अभी। By resistance is also dependent on the length of the conductor as well as its कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? तो इधर आ जाते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली इसको कंबाइन कर रहा हूं एक ही साथ। So resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross sectional area. यहां तक पहुंच गए? अगर हमने once again आप सिलेबस दी मैथमेटिक्स लगाते हो तो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटा दोगे, आपके पास एक एडिशनल एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इज दैट क्लियर?
इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है। तो ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर्स। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि फाइनली हमारे पास रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। अब एक और चीज है, वाई डिड वी इवन राइट दिस थिंग? द आइडिया इज दैट, अब जरा सुन लो, इसका दोनों का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस इज समथिंग दैट इज हाईली वॉलेटाइल। अगर आपके पास एक कॉपर की वायर है, वायर को लंबा कर दो, वायर को लेंथ आप इंक्रीज करोगे तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर मैंने उस वायर को मोटा कर दिया तो उसकी रेसिस्टेंस गिर जाएगी। तो यू कैन सी दैट चेंजिंग दी हमारे पास जो चेंजिंग द डिमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटीरियल actually has a significant effect on the resistance. ये चीज है। तो इधर हमारे पास resistivity is something that does not change with length and area. Is that clear? Resistance change होगी लेकिन resistivity constant रहेगी। So the idea is that resistivity can help you identify the material you are using. It is only dependent on the material and not on the length and the cross section area. Is that clear? ये बात याद रहेगी, ठीक है? अब जरा इधर देख लो, मेरे पास अभी क्विक क्वेश्चनिंग आप लोगों से करता हूं, आप लोग जवाब दोगे। मेरे पास एक वायर है, लेट दिस बी मेड अप ऑफ कॉपर की ही वायर है, मटेरियल सेम है, इसकी रेसिस्टेंस है 10 ओम्स और मेरे पास जो इसकी लेंथ गिवन है वो 2 मीटर्स है। सही है? मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैंने इस लेंथ को 6 मीटर कर दिया तो मेरे पास इसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? कितनी होगी? एग्जैक्टली। अरे भाई सिंपल सा डायरेक्ट रेशियो लगाओ ना। 2 मीटर्स लेंथ थी, 6 मीटर का मतलब है कि आपने लेंथ को कितने टाइम बढ़ा दिया? 3 टाइम बढ़ा दिया। अगर 3 टाइम बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस भी तो 3 टाइम बढ़ेगी। सही है? तो इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी हमारे पास। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी एक चीज जरा इधर देख लो। सपोज करो कि मेरे पास एक वायर है। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है? दिमाग लगाना होगा आपको। मेरे पास, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोग कर चुके हैं, इसका एरिया ए है, ठीक है? मेरे पास इसकी लेंथ जो है, इस लेंथ को हम लोग एल मार्क कर रहे हैं, ठीक है? द लेंथ इज मार्क्ड एज एल, ठीक है? और मेरे पास इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए मार्क है, लेंथ एल है, और इसकी रेसिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूँ 10 ओम्स, ठीक है? अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, what would happen if L is doubled, and A is increased by 4 times? इसको कैसे टैकल आउट करेंगे? अच्छा देखो, इस तरह के सवाल को आप बाय पार्ट्स टैकल आउट करो, ठीक है? बाय पार्ट्स टैकल आउट करो। पहले अगर मैंने लेंथ को डबल किया, ओरिजिनल में इधर इस तरह देखो, इधर देखो, ओरिजिनल आर इज इक्वल टू 10 ओम्स, ठीक है? अगर मैंने लेंथ को इधर डबल किया तो रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
तो मेरे पास इसको मैं कर लेता हूँ न्यू, आर न्यू शुड बी इक्वल टू 20 ओम हो गई, यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके बाद इधर से आप प्रोसीड करोगे और फिर ए पर आओगे। अब मैंने, जब मेरे पास रेसिस्टेंस इसकी 20 ओम हो गई थी, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया को 4 टाइम बढ़ाया, तो रेसिस्टेंस क्या होगी, 4 टाइम कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि फाइनल आर फाइनल शुड बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा, 5 ओम्स इसका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, बस यहां तक आपके पेपर में आएंगी चीजें। सही है।